Everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. तो जैसे कि हमने कल वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गेन की थी, उसके बाद हमने मस्कुलर टिश्यूज के बारे में जाना, स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू की जहां हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन रिलेटेड टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो इसमें जितने भी जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी स्टिमुलाई है, मान लीजिए यू आर कैचिंग अ फायर, कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है, हॉट स्टिमुलाई, कोल्ड स्टिमुलाई, एनी अदर काइंड ऑफ स्टिमुलाई। तो उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स पे जो सेल्स जो वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या नर्वस टिश्यू। हालांकि जो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलेट होने के लिए, उसके साथ साथ स्टिमुलस को ट्रांसमिट करते हैं। मान लीजिए आपका हैंड है, आपका हैंड जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लगा, तो वहां से जो स्टिमुलस है, राइट, यहां से जो स्टिमुलस है स्टूडेंट्स, ये कहाँ जाएगा? ये जो है वो आपके सीएनएस में जाएगा। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप आगे जाकर के इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है वो ब्रेन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, तो ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन है, ब्रेन से जो भी स्टिमुलस है, वो वापस से कहाँ आएगा? हैंड तक आएगा। कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? हैंड तक आएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा। तो इस तरीके से जो है वो ट्रांसमिशन होता है। हैंड से गया, हैंड क्या है? इफेक्टर ऑर्गन है, राइट। यहां पर हॉट ऑब्जेक्ट लगा और यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ गई? ब्रेन में गई, प्रोसेसिंग हुई, फर्दर स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, राइट। और यहां से फिर जो इंफॉर्मेशन है वो वापस हैंड तक आती है कि दिस इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हाथ हटा लीजिए। तो इस तरीके से जो है वो एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सिस का, या फिर स्टिमुलस का, जो भी स्टिमुलस है उसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, वो सब मिल करके जो है वो नर्वस टिश्यू कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ब्रेन इज वन ऑफ द ऑर्गन्स विच इज कंस्टिट्यूटिंग द नर्वस सिस्टम, जिसको नर्वस सिस्टम को कंस्टिट्यूट करने का काम करता है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर। तो सेल्स की जब हम बात करें नर्वस टिश्यू के अंदर, तो सुनिए हम कहते हैं नर्व सेल्स, उसको न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, राइट। तो न्यूरॉन्स की जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो न्यूरॉन में जो है वो सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अभी हम देखेंगे। तो न्यूरॉन के अंदर जो है वो अपर साइड में जो है वो इस तरीके से सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी जो है वो प्रेजेंट रहती है। और इस सेल बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसके न्यूरॉन्स के अंदर जो सेल बॉडी होती है उसको स्टूडेंट्स हम साइटोन भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं और पेरिकैरियन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो सेल बॉडी जो है वो रहती है। सेल बॉडी की जब हम बात करें तो इसके अंदर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके अलावा थिन हेयर लाइक जो पार्ट्स हैं वो अराइज होता है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे। इस तरीके से थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज होते हैं। तो जैसे कि अगर आपने देखा हो कि ये जो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो तो वो इन्हीं पार्ट के थ्रू जो है वो नर्वस टिश्यू में जो है वो आगे ट्रांसमिट होती है। तो अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से जो है वो सोमा प्रेजेंट है। सोमा को स्टूडेंट्स हम साइटोन भी कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं, राइट। सेल बॉडी और साइटोन और सोमा, इसको पेरिकैरियन भी बोला जाता है, राइट। इस तरीके से इसके अलग अलग नाम है। इससे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट। और डेंड्राइट स्टूडेंट्स एक तरीके के क्या है? एंटीना होते हैं। ये एंटीना होता है, जैसे कि पहले जो है, पहले के जमानों में जो वो एंटीना लगे होते थे उससे जो है वो सिग्नल कैच होकर के जो टीवी है उस पे वो उस तरीके से जो है प्रोग्राम्स जो है वो देख पाते थे लोग। इसी तरीके से जो हमारे जो नर्व टिश्यू है स्टूडेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी स्टिमुलस आ रहा है, वो सबसे पहले कौन लेके आएगा? वो आएगा डेंड्राइट के पास। कोई भी स्टिमुलस जो आ रहा है, राइट, कोई भी इंपल्स जो आ रहा है वो कहाँ आएगा? डेंड्राइट के पास आएगा। फिर डेंड्राइट से वो फर्दर जो है वो आगे
पास ऑन होगा, कोई भी मैसेज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें जो है वो जो ये आप लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं एक्सोन। तो ये जो एक्सोन होता है स्टूडेंट्स, ये जो है ये बना होता है माइलिन शीट का। किसका बना होता है? माइलिन शीट का। तो ये जो माइलिन शीट होती है स्टूडेंट्स, आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि ये श्वान सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? श्वान सेल्स की। जैसे कि ये लिखा हुआ है श्वान सेल्स की बनी होती है। और जहां जहां ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है, ये जो एरिया है नोड ऑफ रेनिवियर है, यहां पर जो है वो माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं रहती है। माइलिन शीट जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती, उस एरिया को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। इसके अलावा स्टूडेंट्स में नर्व एंडिंग्स होती हैं, आप देख सकते हैं, और इसी नर्व एंडिंग्स के थ्रू जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट डेंड्राइट तक पास ऑन होती है। तो इस तरीके से जो है वो नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स की जब हम बात करें तो हर जो न्यूरॉन होता है स्टूडेंट्स, उसमें एक लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सोन, और उसमें कुछ शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है डेंड्राइट्स कहते हैं स्टूडेंट्स उन्हें। और सेल बॉडी है, साइटोन है, इसके अंदर क्या होते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, यूनी वर्ड जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सिंगल और न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। तो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो इनमें प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेंट्रियोल के अलावा बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रियोल जो है स्टूडेंट्स वो सेल डिविजन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहीं ना कहीं सेल डिविजन जो होता है उसके लिए जो है वो सेंट्रियोल का रोल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन में जो है वो रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए इसमें जो है वो सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा था, जब हमने जो ये स्ट्रक्चर देखा स्टूडेंट्स, तो इस स्ट्रक्चर में जो है ये जो साइटोन है इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें ही बोला जाता है निजल्स ग्रैन्यूल्स। ये जो निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं इनमें जो है स्टूडेंट्स आरईआर प्रेजेंट होता है। आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप सभी सेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का क्या काम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जहां हम बात करें तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। That is about the Nissls granules. Let's move ahead and understand more about it. तो Nissls granules की जहां हम बात करते हैं तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इस तरीके से जो है वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सोन की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नर्व फाइबर से जो सिग्नल जो पास होता है उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, और इसी से जो है वो आगे जो भी इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है वो आगे मसल्स तक जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्सोन भी प्रेजेंट होता है। एक्सोन एक लॉन्गर प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सोप्लाज्म होता है। एक्सोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन। एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इसके अलावा निजल ग्रैन्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। निजल ग्रैन्यूल्स जो है वो केवल साइटोन में प्रेजेंट होते हैं, या फिर सेल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो नहीं होता। एक्सोन की जब हम बात करें तो इसमें फॉस्फोलिपिड के द्वारा ये कवर्ड होती है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। और ये जो माइलिन शीथ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, श्वान सेल्स की बनी होती है, एज एन इंसुलेटर जो है वो वर्क करती है। और किसी भी आयन को जो है वो लीकेज होने से, उसका लीक होने से जो है वो उसको बचाने का काम जो है वो ये माइलिन शीथ जो है वो करती है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट काम जो माइलिन शीथ करती है स्टूडेंट्स, जो भी नर्व कंडक्शन है उसको इनहैंस करने में, उसको इंक्रीज करने में, इंक्रीजिंग द नर्व कंडक्शन, ठीक है। इस तरीके से जो है वो माइलिन शीथ की जब हम बात करें तो माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस भी होती है अराउंड एक्सोन, और अनकवर्ड रहती है माइलिन शीथ, और उस एरिया को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल नर्व सेल की जब हम बात करें तो 1 मीटर लॉन्ग होता है, और कई सारे नर्व फाइबर्स जो है वो एक साथ मिलकर के जो है वो नर्व का जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके थ्रू जो है वो नर्व फॉर्म होती है।
फंक्शनल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करें नर्व और मसल, देखिए नर्व से जो भी इम्पल्सेस आ रहे हैं वो मसल तक आ रहे हैं और इफेक्टर ऑर्गन जो है वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली नर्व और मसल का एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाता है, इन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाता है। सो दैट वाज अबाउट द नर्वस टिश्यू। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट, एंड हियर इज अ fascinating fact about a wonderful scientist who has given a beautiful contribution in scientific research, and that is Albert Einstein. We all know about him. He's so great scientist who has worked a lot, and he has given some beautiful innovations in scientific research. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो था 1230 ग्राम्स का, और उसमें स्टूडेंट्स जो पेराइटल लोब्स थी, जो ब्रेन के अंदर जो पेराइटल लोब्स होती हैं वो एनलार्ज थी, और दूसरे न्यूरॉन्स की हाई डेंसिटी जो है वो उनके जो लेफ्ट इंफीरियर पेराइटल एरिया थी उसमें ज्यादा थी। इसीलिए जो उनके अंदर जो उनके लिए बोला जाता है हमेशा कि ही इज हैविंग एक्सेप्शनल कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव मतलब उनके अंदर बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि although I mean he was having exceptional brain, and that is because of this high density of neurons and enlarged parietal lobe. So that was a fascinating fact that I want to give you regarding the brain, and that was it from my end. I hope you all are liking these sessions. Keep learning, keep shining, and thank you very much. Thank you.